Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Is audio video clear for all? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो आ रही है सबके लिए? क्लियर है? चलिए ऑडियो वीडियो आ रही है. सो ऑडियो वीडियो आ रहा है. सो विल कंटिन्यू. कल कहाँ तक पहुंचे थे हम? येस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड. कल हमने कंप्लीट कर लिया था फील्ड कॉम्पेक्शन कंट्रोल. सो द लास्ट क्लास वी आर डन विद द field compaction control. So what is compaction? That we have discussed. How to report the compactive property of the soil, that we have discussed in terms of dry unit weight of the soil or dry density of the soil. How to find compactive property of the soil by performing the test. टेस्ट डिस्कस कर लिए थे चारों के चारों. फिर फील्ड में कॉम्पैक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी डिस्कस कर लिया था हमने. हाउ टू गो फॉर द फील्ड कॉम्पैक्शन कंट्रोल, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस. तो यहाँ तक की एनालिसिस हमने कर ली थी. अब आगे बढ़ते हैं. सो वील रेफर दी टॉपिक फर्दर. टॉपिक को और आगे लेके जाते हैं. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस. तो अगला जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा इज फैक्टर्स अफेक्टिंग. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग compaction of soil. फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल. अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर सॉइल के कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते हैं. अगेन वेरी सिग्निफिकेंट, फिर से बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है. इन्हीं फैक्टर में से 3-4 फैक्टर उठाता है, उसमें स्टेटमेंट बना के आपको दे देगा. स्टेटमेंट्स विल बी डायरेक्टली गिवन टू यू. तो कौन कौन से फैक्टर सॉइल के कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते हैं उसकी एनालिसिस हम करेंगे. सारे फैक्टर्स में डिटेल में डिस्कस कर दूंगा. आई डिस्कस ऑल द फैक्टर्स इन डिटेल. जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा कोई चीज़ लिखने का मैं लिख भी दूंगा उसके अंदर. पर क्योंकि मोस्टली थ्योरेटिकल कंटेंट है, मैं सारी बातें मेंशन नहीं कर पाऊंगा. तो आई डिस्कस ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल एंड द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स विल ऑल्सो बी मेंशन्ड. जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं मेंशन भी कर दूंगा. अब कौन कौन से फैक्टर हैं एक एक करके उठाते हैं. द फर्स्ट ऑफ द फैक्टर. द फर्स्ट ऑफ द फैक्टर इज टर्म्ड एज वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल. पहला फैक्टर जो है जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करता है वो है सॉइल का वाटर कंटेंट. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर है ये जो सॉइल के कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करता है. अब कैसे अफेक्ट करता है वाटर कंटेंट सॉइल की कॉम्पैक्शन को, कैसे अफेक्ट करता है, इस बात को समझाने के लिए दो थ्योरी है हमारे पास. इस बात को समझाने के लिए दो थ्योरी हमारे पास. एक थ्योरी दी थी प्रॉक्टर ने, एक थ्योरी दी थी लाम ने. So one of the theory is given by the Proctor, lubrication theory. The other theory is given by the Lamb, which is double layer diffuse theory. So double diffuse theory भी बोलते हैं. So double layer diffuse theory भी बोलते हैं उसे. तो दोनों थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूँ. बाकी वाटर कंटेंट का अफेक्ट क्या पड़ता है कॉम्पैक्शन के ऊपर वो आपने देख ही रखा है. कल कर्व बना के दिखाई थी मैंने आपको. yesterday I've shown the curve. मैं दोबारा से आपके रेफरेंस के लिए कर्व वापस बना देता हूँ. फॉर योर रेफरेंस अगेन आई एम ड्रॉइंग द कर्व कि वाटर कंटेंट का क्या फर्क पड़ता है हमारे कॉम्पैक्शन के ऊपर. हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल कैसे रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल. तो मैंने ड्राई डेंसिटी दिखा रखी है आपको वाई एक्सिस पे, वाटर कंटेंट दिखा रखा है एक्स एक्सिस पे. सो व्हाट वाज द वेरिएशन कमिंग आउट, ये वेरिएशन निकल के आ रही थी. दिस वाज द वेरिएशन कमिंग आउट. इनिशियली वाटर कंटेंट के बढ़ने से ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, यानी कॉम्पैक्शन बढ़ती जाती है. एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे आके ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है. इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. तो यहाँ हमारी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम निकल के आती है. इसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो ड्राई डेंसिटी कम होने लग जाती है. बियॉन्ड दिस ड्राई डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. इसके बाद ड्राई डेंसिटी कम होने लग जाती है. अब ऐसा क्यों होता है इस बात को समझाने के लिए दो लोगों ने थ्योरी दी थी. पहले प्रॉक्टर की थ्योरी है, दूसरी हमारी लाम्स थ्योरी है. प्रॉक्टर की जो थ्योरी है वो बहुत ही लिमिटेड है, सब्जेक्टिव है. कहने का मतलब है इतनी रिसोर्सफुल नहीं है. पर जो लाम्स थ्योरी है वो जनरल थ्योरी है. कहने का मतलब वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें इस फैक्टर को एनालाइज कराने में हेल्प करती है. कैसे, एक एक करके दोनों थ्योरी उठाते हैं. पहले थ्योरी की बात करते हैं हम, प्रॉक्टर थ्योरी की. अब प्रॉक्टर क्या बोलता है, प्रॉक्टर ये बोलता है कि वाटर कंटेंट के साथ ओरिजिनली हमारी जो कॉम्पैक्शन है वो बढ़ती है, एक वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम पहुंच जाती है और फिर कम होती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट कम है, व्हेन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लेस, सॉइल विल बी वेरी स्टिफ. क्यों? क्योंकि प्रॉक्टर ने ये बोला कि जो सॉइल के मॉलिक्यूल्स हैं
वो लुब्रिकेटिंग एक्शन इंड्यूस करते हैं दो सॉइल के पार्टिकल के बीच में। तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो लुब्रिकेटिंग एक्शन इंड्यूस करते हैं दो सॉइल के पार्टिकल के बीच में। इस बात को समझाने के लिए लेट अस सपोज ये हमारा सॉइल का पार्टिकल है, ये हमारा दूसरा सॉइल का पार्टिकल है, इसके बीच में पानी प्रेजेंट है, इसके बीच में पानी प्रेजेंट है। तो ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं सॉइल के ऊपर, ये लुब्रिकेशन इंपार्ट करते हैं। कहने का मतलब है लुब्रिकेशन किस तरीके से, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, दे रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो जब वाटर कंटेंट कम है तो हमारी सॉइल में लुब्रिकेशन कम है, यानी स्टिफनेस ज्यादा है। जब वाटर कंटेंट कम है और आप वाटर कंटेंट के अलावा कुछ और चेंज नहीं कर सकते, कहने का मतलब है कॉम्पैक्टिव एनर्जी सेम रखी हुई है हमने। तो जब वाटर कंटेंट कम है हमारी सॉइल होगी स्टिफ, सॉइल के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, लुब्रिकेशन कम होगा। तो अगर मैं उतनी ही कॉम्पैक्टिव एनर्जी लगाऊं पार्टिकल पास पास नहीं आएंगे क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर वाटर कंटेंट कम हुआ आपको कॉम्पैक्टनेस कम मिलेगी, सॉइल की कॉम्पैक्टनेस कम मिलेगी, इसका मतलब ड्राई डेंसिटी क्या आएगी, कम निकल के आएगी। तो छोटे वाटर कंटेंट पे ड्राई डेंसिटी की वैल्यू क्या है, कम है। एट लेसर वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट हमारा कम है, लेट सपोज W1, ड्राई डेंसिटी की वैल्यू भी क्या है, कम है, गामा D1। हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया, वाटर कंटेंट बढ़ाया, पानी के मॉलिक्यूल सॉइल के पार्टिकल की तरफ ज्यादा आए। अगर पानी के मॉलिक्यूल सॉइल के पार्टिकल के ऊपर ज्यादा है, लुब्रिकेशन ज्यादा हुई, लुब्रिकेशन ज्यादा हुई, फ्रिक्शन और कम हो गया। अब उतनी ही कॉम्पैक्टिव एनर्जी में पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएंगे, दे विल स्लिप ओवर ईच अदर। अगर मैं वाटर कंटेंट बढ़ाता जा रहा हूँ, लुब्रिकेशन बढ़ता जा रहा है पानी की वजह से सॉइल के पार्टिकल के ऊपर, इसलिए कॉम्पैक्शन भी बढ़ती जा रही है। तो वाटर कंटेंट किया W2, कॉम्पैक्शन बढ़ी तो ड्राई डेंसिटी भी बढ़ गई हमारी। अब इस वाटर कंटेंट के बढ़ने से लुब्रिकेशन इफेक्ट बढ़ता जाता है और एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाता है, और वो वाटर कंटेंट होता है हमारा OMC। तो जब सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट OMC के बराबर पहुंच जाती है, उस समय पे सॉइल के पार्टिकल के चारों तरफ लुब्रिकेटिंग इफेक्ट होता है मैक्सिमम। इसीलिए सेम कॉम्पैक्टिव एनर्जी पे कॉम्पैक्शन निकल के आती है मैक्सिमम, इसीलिए गामा डी भी मैक्सिमम हो जाती है। तो OMC पे होता क्या है, एज पर प्रॉक्टर, कि पानी का लुब्रिकेटिंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है। इसके बाद अगर आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया, पानी के लुब्रिकेटिंग इफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वाटर कंटेंट OMC से ज्यादा है, देयर इज नो चेंज इन द लुब्रिकेटिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर, इट रिमेन सेम। पर अगर पानी OMC से ज्यादा हुआ, पानी अगर OMC से ज्यादा हुआ फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, सॉइल का वॉल्यूम वही है, अगर सॉइल का वॉल्यूम वही है, अगर सॉइल का वॉल्यूम वही है, आप इसमें पानी बढ़ाते जाओगे, इसका मतलब पानी अब रिप्लेस कर रहा है किसको, तो अभी ये ओरिजिनल सिचुएशन है, इसमें अगर मैं और पानी डाल दूं यानी पानी रिप्लेस कर देगा सॉलिड को। और अगर पानी रिप्लेस कर रहा है सॉलिड को, हमें पता है फॉर सेम वॉल्यूम पानी का वेट कम होता है इन कंपैरिजन टू दी सॉलिड, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, सॉइल की कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ OMC के बाद अगर मैंने वाटर कंटेंट को बढ़ाया, लुब्रिकेटिंग इफेक्ट में तो कोई चेंज नहीं आया, पर पानी रिप्लेस कर देता है सॉलिड को, एंड फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सॉलिड मास ऑफ द वाटर इज लेस, hence the denseness of the soil starts reducing। इसलिए सॉइल की डेंसनेस क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, कॉम्पैक्टनेस क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये तो थ्योरी बताई थी किसने, ये थ्योरी बताई थी हमें प्रॉक्टर ने। अब क्योंकि एक सब्जेक्टिव थ्योरी है, ये हर जगह काम करती नहीं है, इसीलिए इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, पर मैंने डिस्कशन कर दी है। सो फर्स्ट ऑफ द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द वेरिएशन ऑफ डेंसनेस ऑफ द सॉइल और कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सॉइल विद वाटर कंटेंट इज टर्म्ड एज प्रॉक्टर लुब्रिकेशन थ्योरी। कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना उसमें से, any of the point to be referred from this now for anyone, any of the point to be referred from this। ये हर एक सॉइल के लिए बताया मैंने आपको, मैंने ऐसा बोला ही नहीं सैंडी सॉइल में लुब्रिकेशन इफेक्ट कम होता है, ये कहां से आ गई सैंडी सॉइल इसके अंदर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि सैंडी सॉइल में लुब्रिकेशन इफेक्ट कम होता है, और किससे कम होता है, मैंने तो आपको मैकेनिज्म बताया बस, वाटर कंटेंट का कॉम्पैक्टनेस पे क्या। तो कोई भी आर्बिट्री चीज मत बोला करो, क्लियर है यहां तक की कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ। अब यही वेरिएशन वाटर कंटेंट की और ड्राई डेंसिटी की क्यों होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास लाम्स डबल लेयर थ्योरी भी है। तो डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी भी होती है, ये मैंने एनवायरमेंट में भी डिस्कस कर रखी है। दिस आई हैव डिस्कस इन द केस ऑफ एनवायरमेंट आल्सो, जब कोगुलेशन कर रहे थे, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, वहां पर भी इस थ्योरी को डिस्कस किया था, सेम वही थ्योरी है। अब हम इस दूसरी थ्योरी को रेफर करते हैं, तो डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी। अब क्या होती है डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी, व्हाट इज दिस डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी, हर एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, ऑन एवरी पार्टिकल देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग। रिकॉल करना, एनवायरमेंट बताया था आपको कोगुलेशन के अंदर, एक होते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस।
तो एवरी पार्टिकल आर बीइंग सब्जेक्टेड टू टू डिफरेंट फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वैन डर वाल होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब डेवलप होता है जब पार्टिकल के चारों तरफ पानी आए, जब लेयर बने, डिफ्यूज लेयर बने। तो होता क्या है, होता ये है कि जब वाटर कंटेंट कम है, हमें पता है पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, और कौन सा चार्ज होता है हमें ये भी पता है, मोस्टली पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने पानी मिलाया, पानी कम है, तो पानी की क्वांटिटी मैंने कम रखी हुई है W1, तो वाटर कंटेंट कम है। जब वाटर कंटेंट कम है तो इसका मतलब पानी ने जो लेयर बनाई पार्टिकल के चारों तरफ, उसकी थिकनेस भी कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या है, कम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कम है, यानी वैन डर वाल फोर्सेस का अफेक्ट ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से। इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा मिलेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट करेगा। तो इनिशियली जब वाटर कंटेंट कम है तो उस समय पानी ने जो लेयर बनाई पार्टिकल के चारों तरफ, कौन सी, डबल लेयर, जिसकी वजह से पार्टिकल के बीच में रिपल्शन होता है, वो कंपैरेटिवली कम निकल के आती है। इसका मतलब वैन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा निकल के आता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से ज्यादा निकल के आता है। इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में नेट फोर्स होती है हमारी अट्रैक्टिव। अगर नेट फोर्स हमारी अट्रैक्टिव हो, जरा बताओगे फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बनेगा या डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनेगा? अगर नेट फोर्स हमारी अट्रैक्टिव है तो सॉइल के अंदर हमारा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बनेगा या डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनेगा? फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर विल बी ऑब्जर्व्ड और डिस्पर्स स्ट्रक्चर विल बी ऑब्जर्व्ड। ये कहानी पीछे बताई हुई है आपको स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल के अंदर। इफ नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिपोजिशन इज अट्रैक्टिव, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बनती है। तो रैंडम ओरिएंटेशन है पार्टिकल की, तो रैंडम ओरिएंटेशन है पार्टिकल की, तो रैंडम ओरिएंटेशन आई पार्टिकल की। अब अगर ये रैंडम ओरिएंटेशन आई है पार्टिकल की, तो मुझे ये बताओ जब मैं लोड लगाऊंगा इसके ऊपर तो कॉम्पैक्शन ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ये बता रखा है। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या होती है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या होती है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब मैं इसके ऊपर लोड लगाऊंगा यानी कॉम्पैक्टिव एनर्जी दूंगा, इसमें कॉम्पैक्शन कम मिलेगी। तो जब वाटर कंटेंट कम होता है, वैन डर वाल फोर्सेस का इफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस। सो नेट फोर्सेस इज अट्रैक्टिव, it leads to the formation of the flocculent structure which is having more strength, hence at the same compactive energy compaction will come out to be less, तो गामा डी की वैल्यू कम। अब जब हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, when we keep on increasing the water content, तो डबल लेयर की फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, डबल लेयर की फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। अगर रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ये फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, धीरे धीरे ये फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर कन्वर्ट होने लग जाएगा हमारा डिस्पर्स स्ट्रक्चर के अंदर, यानी रैंडम ओरिएंटेशन की जगह ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन होने लग जाएगी पार्टिकल की। तो धीरे धीरे ये फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर कन्वर्ट होने लग जाती है डिस्पर्स स्ट्रक्चर के अंदर। अब उतनी ही कॉम्पैक्टिव एनर्जी में कॉम्पैक्शन ज्यादा होगी या कम होगी, ये बता भी रखा है आपको पहले। उतनी ही कॉम्पैक्टिव एनर्जी में, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, कॉम्पैक्शन क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। कॉम्पैक्शन ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब ड्राई डेंसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रहे होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस तो उतने के उतने ही हैं, हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है फ्लोकुलेंट से लेकर डिस्पर्स, इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही होती है। सेम कॉम्पैक्टिव एनर्जी पे कॉम्पैक्शन ज्यादा मिलेगी, इसलिए डेंसनेस भी ज्यादा निकलती है। अब पानी के बढ़ने के साथ ये रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम तब हो जाता है जब वाटर कंटेंट ओएमसी पे आ जाए। सो एट ओएमसी रिपल्सिव फोर्सेस का एक्सटेंट हो जाता है मैक्सिमम, इसका मतलब आपको कॉम्पैक्शन मिलती है मैक्सिमम। अगर आपने वाटर कंटेंट ओएमसी के बाद बढ़ाया, रिपल्सिव फोर्सेस में कोई इंक्रीज नहीं मिलता, तो मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स मिल गया हमें, देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द रिपल्सिव फोर्स। पर अगर वाटर कंटेंट को ओएमसी से ज्यादा करा, अब पानी रिप्लेस करने लग जाता है सॉलिड्स को, तो हमारी कॉम्पैक्टनेस कम होने लग जाती है, गामा डी की वैल्यू कम होने लग जाती है, गामा डी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन दी थी किसने, ये हमारी एक्सप्लेनेशन दी थी लाम्स ने। दिस इज नोन एज लाम्स डबल लेयर डिफ्यूज थ्योरी। तो क्यों वाटर कंटेंट के साथ गामा डी इसी तरीके से वेरी करती है, इसके लिए मैंने आपको दो एक्सप्लेनेशन दी है। एक एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपको लुब्रिकेशन थ्योरी का, एक एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको डबल लेयर डिफ्यूज थ्योरी का। अब कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। So first of the factor which affects the compaction of the soil is termed as water content. पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है सॉइल के कॉम्पैक्शन को, वो है वाटर कंटेंट। एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस वन, कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से अब किसी के लिए।
क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? एनी स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? आगे बढ़े, शैल वी कैरी फॉरवर्ड? कोई रिप्लाई नहीं। आफ्टर ओएमसी वाटर वाला पार्ट इन डिफ्यूज लेयर एक्सप्लेन कर दे। आफ्टर ओएमसी जब वाटर कंटेंट ओएमसी से ज़्यादा कर देते हैं हम, तो रिपल्सिव फोर्स में इंक्रीमेंट नहीं मिलता, जितना मिलना होता है वो ओएमसी पे मिल जाता है, पर पानी रिप्लेस कर देता है सॉलिड को, और हमें पता है फॉर सेम वॉल्यूम पानी का वेट कम होता है देन दैट ऑफ द सॉलिड, इसलिए सॉइल की डेंसिटी कम हो जाती है, हेंस द डेंसिटी रिड्यूसेस। जब पानी कम था तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आया, फिर ड्राई डेंसिटी कम क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्शन कम। स्ट्रेंथ ज़्यादा तो कॉम्पैक्शन कम मिलेगी, और कॉम्पैक्शन हमें ड्राई डेंसिटी बताती है। तो अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो कॉम्पैक्शन जब करोगे आप, सॉइल के ऊपर जब कॉम्पैक्टिव एनर्जी लगाओगे तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बिकॉज इट स्ट्रेंथ इज मोर। क्लियर है? तो सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको, अब आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्टर उठाते हैं, नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर। तो अगला फैक्टर उठाया, अगला फैक्टर उठाया डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। तो अगला फैक्टर उठाया डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। सो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगला फैक्टर जो हमारे सॉइल के कॉम्पैक्शन को कंट्रोल करता है वो है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। अब क्या है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन? ध्यान से सुनना इस बात को, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। फॉर अ गिवन टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन, हायर इज द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, हायर विल बी द ड्राई डेंसिटी एंड लोअर विल बी द ओएमसी। अगर आपने मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन सेम रखा हुआ है, क्योंकि कॉम्पैक्शन करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, हम नीडिंग कर सकते हैं, हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, हम नीडिंग कर सकते हैं, वाइब्रेशन इंड्यूस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे तरीके हैं कॉम्पैक्शन करने के। तो आपने कॉम्पैक्शन करने का तरीका अगर फिक्स रखा हुआ है और कॉम्पैक्टिव एनर्जी को बढ़ाया, तो कॉम्पैक्शन ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? सेम वाटर कंटेंट पे मैंने कॉम्पैक्शन करने का तरीका सेम रखा और कॉम्पैक्टिव एनर्जी को बढ़ा दिया, सेम वाटर कंटेंट पे पार्टिकल ज्यादा पास आ जाएंगे या दूर दूर हो जाएंगे? एट द सेम वाटर कंटेंट कॉम्पैक्शन हमें ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? सो आई एम कीपिंग द मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन टू बी सेम, इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्टिव एनर्जी, सो कॉम्पैक्शन विल कम आउट टू बी मोर। अगर कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा तो ड्राई डेंसिटी क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी, ड्राई डेंसिटी विल कम आउट टू बी मोर। वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम हो जाएगी। तो आप इस बात को दो तरीके से समझ सकते हो, सेम वाटर कंटेंट पे आपको ड्राई डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो आपने वाटर कंटेंट चेंज नहीं किया, कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ा दी, तो सेम वाटर कंटेंट पे आपको ड्राई डेंसिटी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। या दूसरा तरीका, उतनी ही ड्राई डेंसिटी आपको कम वाटर कंटेंट पे मिल जाएगी, उतनी ही ड्राई डेंसिटी आपको कम वाटर कंटेंट पे मिल जाएगी। इसका मतलब कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाने के दो चेंजेस निकल के आते हैं। कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाने के क्या दो चेंजेस निकल के आते हैं? दोनों बता रहा हूं मैं आपको, बोथ आई एम डिस्कसिंग हियर। तो अगर मैंने कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाया तो इससे दो चेंजेस निकल के आते हैं, तो दो चेंजेस निकल के आते हैं, दोनों मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, और इसको लिख के भी दे देता हूं क्योंकि अब ये चीज समझने में मुश्किल होती है, तो उसको मेंशन कर रहा हूं। विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एनर्जी, with increase in compactive energy, with increase in compactive energy, maximum dry density increases and OMC decreases, OMC decreases। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है और OMC कम हो जाती है। अब इस चीज को कर्व के फॉर्म में समझते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। तो y एक्सिस पे हमारी ड्राई डेंसिटी, x एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट। तो ये हमारी पहले कर्व है, जब कॉम्पैक्टिव एनर्जी है 1, मैंने कॉम्पैक्टिव एनर्जी को बढ़ाया, यहाँ पर है 1 कर्व, यहाँ पर है 2 कर्व, तो 2 कर्व की कॉम्पैक्टिव एनर्जी 1 कर्व की कॉम्पैक्टिव एनर्जी से ज्यादा है, तो ये मैंने लिख दिया कॉम्पैक्टिव एनर्जी। ये कंपैरिजन है किसके बीच में? कॉम्पैक्टिव एनर्जी के बीच में। तो
कंपैरिजन बिटवीन कॉम्पेक्टिव एनर्जी। तो जैसे मैंने कॉम्पेक्टिव एनर्जी बढ़ाई, पहला चेंज क्या आया, चेक करो, व्हाट द फर्स्ट चेंज दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो अगर मैंने कॉम्पेक्टिव एनर्जी को बढ़ाया, पहला चेंज क्या मिला, पहला चेंज ये मिला, जो मेरी गामा डी मैक्सिमम है वो बढ़ गई। तो ये गामा डी मैक्सिमम 1 है, ये गामा डी मैक्सिमम 2 है। तो रो डी और गामा डी मैक्सिमम 2 इज मोर देन रो डी मैक्सिमम 1। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है। दूसरा चेंज क्या मिला, ओएमसी, ओएमसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। OMC2 इज लेस देन OMC1। इसका रीजन आपको मैंने बता दिया है, सेम वाटर कंटेंट पे कॉम्पेक्शन ज्यादा मिलेगी अगर कॉम्पेक्टिव एनर्जी ज्यादा है। दूसरा, उतनी ही कॉम्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि अब कॉम्पेक्टिव एनर्जी ज्यादा है, वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात एप्लीकेबल है ओएमसी के लिए भी है। तो ओएमसी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, अगर कॉम्पेक्टिव एफर्ट बढ़ेगा तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी और ओएमसी कम हो जाएगी। इसमें से कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इस पहले कुछ, क्लियर है? चलिए अब स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से। नाउ क्लोजली एनालाइज दी स्टेटमेंट। फिर से कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें हैं, ध्यान से सुनना अब क्या बोल रहा हूँ। अगली स्टेटमेंट ये बोल रहा हूँ, विद इंक्रीज इन दी मोल्डिंग वाटर कंटेंट। अगर मैं वाटर कंटेंट बढ़ाता जाऊं सॉइल के अंदर, विद इंक्रीज इन दी मोल्डिंग वाटर कंटेंट, द अफेक्ट ऑफ कॉम्पेक्टिव एनर्जी टेंड्स टू डिमिनिशेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ाता जाऊं, कॉम्पेक्टिव एनर्जी का जो अफेक्ट है कॉम्पेक्शन के ऊपर वो कम होता चला जाता है। इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी ये चीज। तो मैं दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, विद इंक्रीज इन, दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, विद इंक्रीज इन मोल्डिंग वाटर कंटेंट, with increase in molding water content, the effect of compactive energy, the effect of compactive energy on dry density decreases, dry density decreases। तो the effect of compactive energy on dry density decreases, क्या मतलब है इस बात का, चेक करो। वेरी कंसेप्चुअल, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और इनफैक्ट ये मैंने पीछे वाले डायग्राम में दिखा दी थी, पर पीछे वाले डायग्राम में मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था क्योंकि पीछे वो हमारा एम ऑफ डिस्कशन नहीं था। तो वाई एक्सिस पे हमारी ड्राई डेंसिटी, एक्स एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट, ऑन एक्स एक्सिस भी है वाटर कंटेंट। ये हमारी कॉम्पेक्टिव एनर्जी 1 है, ये हमारी कॉम्पेक्टिव एनर्जी 2 है, दिस इज अवर कॉम्पेक्टिव एनर्जी 2। तो ये दो कर्व बनाए, 2 की कॉम्पेक्टिव एनर्जी 1 से ज्यादा है। सो कॉम्पेक्टिव एनर्जी ऑफ 2 इज मोर देन 1। तो सॉइल वही है, बस मैंने कॉम्पेक्टिव एनर्जी बढ़ा दी। क्लियर चीज? तो हमें पता है कॉम्पेक्टिव एनर्जी के बढ़ने से क्या चेंज आता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है, ओएमसी कम हो जाती है। वो चीज दिख रही है हमें, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड हियर। अब मुझे किसके ऊपर कमेंट करना है, अब मुझे कमेंट करना है वाटर कंटेंट के ऊपर। ध्यान से सुनना और ध्यान से एनालाइज करना। पहला केस मेरा वाटर कंटेंट है W1, दूसरा केस मेरा वाटर कंटेंट है W2। तो पहला केस वाटर कंटेंट है W1, दूसरा केस वाटर कंटेंट है W2। तो वाटर कंटेंट है W2, तो वैल्यू बताओ W1 बड़ा है या W2 बड़ा है? W1 इज मोर और W2 इज मोर। W1 ज्यादा है, W2 ज्यादा है? W1 ज्यादा है या W2 ज्यादा है? W1 इज मोर और W2 इज मोर। W1 ज्यादा है या W2 ज्यादा है? W2 इज मोर देन W1। चलिए, तो W2 W1 से ज्यादा है। सो W2 इज मोर देन W1, तो W2 W1 से ज्यादा है। हमें यह पता है कॉम्पेक्टिव एनर्जी बढ़ने के साथ, कॉम्पेक्टिव एनर्जी बढ़ने के साथ कॉम्पेक्शन ज्यादा मिलती है, कम मिलती है? कॉम्पेक्टिव एनर्जी बढ़ने के साथ कॉम्पेक्शन ज्यादा मिलती है, कम मिलती है?
अगर मैंने कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाई तो कॉम्पैक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? अगर मैंने कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाई तो कॉम्पैक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? अगर मैं कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाऊंगा तो कॉम्पैक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो? चेक करना। इसका मतलब चेक करना इस पूरी कहानी को। ये पॉइंट है ए, मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया ए। नाउ एनालाइज दिस पॉइंट ए पे ड्राई डेंसिटी ऑफ 2 माइनस ड्राई डेंसिटी एट 1। तो जब मैंने कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाई तो हमारी ड्राई डेंसिटी बढ़ गई, तो ए पॉइंट पे ड्राई डेंसिटी बढ़ी, तो ड्राई डेंसिटी दूसरे कॉम्पैक्टिव एनर्जी की ज्यादा है पहले कॉम्पैक्टिव एनर्जी से, तो ये चीज दिख रही है। बी पॉइंट पे भी ड्राई डेंसिटी दूसरे कॉम्पैक्टिव एनर्जी की पहले वाले कॉम्पैक्टिव एनर्जी से ज्यादा है, पर एक बार बताना डिफरेंस कहां पर ज्यादा है? वेयर डिफरेंस इज मोर? डिफरेंस ए पॉइंट पे ज्यादा है या डिफरेंस बी पॉइंट पे ज्यादा है? जो डिफरेंस है ड्राई डेंसिटी का करस्पॉन्डिंग टू कॉम्पैक्टिव एनर्जी 2 एंड कॉम्पैक्टिव एनर्जी 1 इज मोर एट वाटर कंटेंट W1 और इज मोर एट वाटर कंटेंट W2, is more at water content W1 is more at water content W2, is more at water content W1 और water content W2 कहां पर डिफरेंस ज्यादा है? where difference is more? it is more at water content W1। इसका मतलब जब मैंने ड्राई डेंसिटी का डिफरेंस निकाला दूसरी कॉम्पैक्टिव एनर्जी पे और पहली कॉम्पैक्टिव एनर्जी पे ए पॉइंट पे, ये ज्यादा निकल के आया एज कंपेरेटिव टू बी पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर कंटेंट कम है, व्हेन वाटर कंटेंट इज लेस, मैंने कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाई तो कॉम्पैक्शन ज्यादा हो गई। पर जब वाटर कंटेंट ज्यादा है, व्हेन वाटर कंटेंट इज मोर, कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाने से कॉम्पैक्शन ज्यादा हुई, पर इंक्रीमेंट कंपैरेटिवली क्या निकल के आया? कम निकल के आया। द इंक्रीमेंट कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ कॉम्पैक्टिव एनर्जी का जो फर्क पड़ता है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट का मतलब था। So with increase in the molding water content, the effect of the compactive energy on the soil diminishes. Diminishes मतलब decreases. Clear है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? Any of the point to be referred from this for anyone? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है कोई पॉइंट अब? दोनों कर्व कभी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। दोनों कर्व कभी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। कैन वी से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज हायर? बेटा अभी बारी बारी बातें क्यों करते हो? बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर देन द रिएक्शन मॉडुलस ऑफ सॉइल। गजब। सो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज मोर देन रिएक्शन मॉडुलस ऑफ द सॉइल। पहले तो मतलब समझा दो इनका क्या होता है। मोल्डिंग का मतलब है मिलाना, चेंज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया बहुत। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है द मैक्सिमम, नेक्स्ट पॉइंट सेज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी does not goes on increasing, does not goes on increasing as we increase compactive effort, as we increase compactive effort। अब ये क्या बोल रही है? अब ये स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाते जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो ये बोला था कि अगर हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाएं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ती है। हाँ बढ़ती है, एक एक्सटेंट तक ही बढ़ती है। So it does not means if you will keep on increasing the compactive effort, maximum dry density will keep on increasing up to indefinite time.
नॉट द केस। इस बात को समझने के लिए भी कर्व के फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं, तो इस चीज को भी मैं ग्राफिकली दिखा सकता हूँ। तो अगर मैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाऊं तो ऐसा नहीं है कि हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगी कहानी। आफ्टर अ पर्टिकुलर सिचुएशन दी स्टोरी विल फिनिश। जितनी मर्जी कॉम्पैक्टिव एनर्जी दे दो, आपको कॉम्पैक्टनेस ज्यादा नहीं मिलेगी, तो एक एक्सटेंट तक ही ये इंक्रीज होता है। तो इसको हम शो कर सकते हैं कर्व के फॉर्म में, दिस कैन बी रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। तो मैं 3-4 कर्व बना के दिखा देता हूँ आपको। तो 3-4 कर्व बना के दिखा देता हूँ। तो लेट्स सपोज ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट 1 है, ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट 2 है, ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट 3 है, ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट 4 है, ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट 5 है, ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट 6 है। तो जैसे जैसे आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाते जा रहे हो, हाँ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, पर एक पॉइंट के बाद आके खत्म हो जाएगी ये कहानी। आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट दी स्टोरी विल फिनिश। तो ऐसा नहीं होता है कि कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाते जाएं। इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्टिव एफर्ट, maximum dry density will keep on increasing. So it is not the case. तो ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट दिखाया मैंने आपको, दिस इज द कॉम्पैक्टिव एफर्ट विच इज बीइंग शोन। तो दिस इज द कॉम्पैक्टिव एफर्ट विच इज बीइंग शोन। तो हाँ, कॉम्पैक्टिव एफर्ट के बढ़ने से मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, पर एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही बढ़ती है। इट विल इंक्रीज ओनली अप टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट। उसके बाद ये चीज बंद हो जाती है, उसके बाद ये चीज कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपने मैक्सिमम कॉम्पैक्टनेस उसमें अचीव कर ली है। तो ये चीज आपको दिख रही है वाई एक्सिस पे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन वाई एक्सिस। तो जो गामा डी मैक्सिमम का इंक्रीज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। द इंक्रीज इन गामा डी मैक्सिमम इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग। एक पॉइंट पे आके ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट विल बिकम कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है इस पे से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उस पे से? चलिए, कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि अगर आप कॉम्पैक्टिव एनर्जी को बढ़ा दोगे, कॉम्पैक्शन की एफिशिएंसी जरूरी नहीं है बढ़ जाए। तो कंक्लूजन ड्रॉन इज, if I keep on increasing the compactive effort, it does not mean the efficiency of compaction will keep on increasing. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाता रहूं, एफिशिएंसी कॉम्पैक्शन की बढ़ती चली जाएगी। इट इज नॉट द केस। क्लियर है? रिपीट करना है इस पे से कुछ भी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, इफ द पीक ऑफ, if the peak of, so next point says, if the peak of compaction curve, if the peak of compaction curve, if the peak of compaction curve for different compactive effort, for different compactive effort, for different compactive effort are joined together, are joined together, a line of optimus is obtained, a line of optimus is obtained। अब फिर से एक नई लाइन आई है, a line of optimus is obtained, a line of optimus is obtained, a line of optimus is obtained, which is nearly parallel to, which is nearly parallel to zero air void line, which is nearly parallel to zero air void line। अगर मैं पीक पॉइंट हर एक कॉम्पैक्टिव कर्व का जोड़ता जाऊं अलग अलग कॉम्पैक्टिव एनर्जी पे, हमें एक लाइन मिलती है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमस। और यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं होती है। कितनी होती है वो आपको कल बता दी थी कि प्रैक्टिकली मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें तब मिलती है जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी हो, 80 से लेकर 95% हो। इस चीज को भी मैं कर्व के फॉर्म में दिखा देता हूँ। दिस कैन ऑल्सो बी रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ कर्व। तो अगर इसको रेफर करें इन द फॉर्म ऑफ कर्व, वाई एक्सिस पे हमारी ड्राई डेंसिटी, एक्स एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट। तो हमने कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाई, तो कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाई, तो इसका मतलब गामा डी मैक्सिमम बढ़ता गया, गामा डी मैक्सिमम बढ़ता गया, यही हमारे गामा डी मैक्सिमम। इन सारे गामा डी मैक्सिमम को जोड़ूं, तो इन सारे गामा डी मैक्सिमम को अगर मैं जोड़ूं, एक लाइन निकल के आती है। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमस। सो दिस लाइन इज टर्म्ड एज लाइन ऑफ ऑप्टिमस। सो लाइन ऑफ ऑप्टिमस। और यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिलेगा 80 से लेके 95% के बीच में।
या डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इन द रेंज ऑफ 80 to 95%। और ये लाइन अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होती है किसके? जीरो एयर वॉइड लाइन के। इट इज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू जीरो एयर वॉइड लाइन। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू जीरो एयर वॉइड लाइन, या इसको और क्या बोल सकते हैं? 100% saturation line. It may also be termed as 100% saturation line. तो या तो बोल देंगे जीरो एयर वॉइड लाइन या बोल देंगे 100% saturation line। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्पैक्टिव एफर्ट के बढ़ने के साथ एफिशिएंसी ऑफ कॉम्पैक्शन जरूरी नहीं है बढ़ती चली जाए। या अगर मैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाता जाऊंगा मेरे को 100% एफिशिएंसी मिल जाएगी। 100% एफिशिएंसी मतलब आपने सारी एयर रिमूव कर दी सॉइल में से, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर मैं हर एक कॉम्पैक्टिव कर्व के पीक पॉइंट को जोड़ूं, जो लाइन मिलती है वहां पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी होती है? 80 से लेकर 95% के बीच में होती है, और इसको हम बोल देते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमस। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज लाइन ऑफ ऑप्टिमस। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है पूरी स्टोरी? नोट्स बेटा ग्रुप पे अपलोड होते हैं। अब तो कितने 5-6 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अभी भी ये चीज पूछ रहे नोट्स कहाँ अपलोड होते हैं? ग्रुप पे जाओ, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? हर जगह लिंक दे रखा है आपको, ऑलमोस्ट सबके पास ये लिंक पड़ा रहता है, किसी से भी लेके ज्वाइन कर लो। फेसबुक पे चले जाओ वहाँ लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे चले जाओ वहाँ लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे चले जाओ वहाँ लिंक मिल जाएगा। हर स्पेशल क्लास में लिंक शेयर कर देता हूँ, इन ऑलमोस्ट एवरी स्पेशल क्लास आई शेयर द लिंक। क्लियर है पॉइंट? तो जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स थे कॉम्पैक्टिव एफर्ट के वो सारे डिस्कस कर लिए यहाँ पे। सो सेकंड ऑफ द फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन इज मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। क्लियर है कहानी? क्लियर है पूरी स्टोरी? चलिए, तो सेकंड फैक्टर है हमारा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। पहला फैक्टर था हमारा वाटर कंटेंट, दूसरा फैक्टर है हमारा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स दी, तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है, सो थर्ड ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स दी, थर्ड ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स दी कॉम्पैक्शन इज मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। तीसरा तरीका जो अफेक्ट करता है कॉम्पैक्शन को वो है मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। किस तरीके से आपने कॉम्पैक्शन करी? तो पीछे वाला फैक्टर था कितनी कॉम्पैक्शन करी, ये मेथड है किस तरीके से कॉम्पैक्शन करी। तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज हम किस तरीके से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। अब कॉम्पैक्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द कॉम्पैक्शन। और जब मैं ये बोल रहा हूँ बहुत सारे तरीके होते हैं कॉम्पैक्शन करने के, सब में फर्क क्या होता है? फर्क होता है हमारे कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट का, कि उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, उसका वेट कितना है कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट का, आप किस तरीके से कॉम्पैक्शन कर रहे हो, वाइब्रेशन है, प्रेशर है, नीडिंग है, तो ये सारी बातें मिलके कहलाती है मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। ऑल दीज पॉइंट्स आर टर्म्ड एज मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। क्लियर चीज? तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं पहले कि मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, सो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, सो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन इज लिंक्ड विद, सो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन इज लिंक्ड विद, किससे लिंक्ड है ये लिंक्ड है वेट ऑफ कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट से, ये लिंक्ड है वेट ऑफ कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट, कि आप में कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट का वेट क्या है। नेक्स्ट टाइम एंड एरिया ऑफ कॉम्पैक्ट, टाइम एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट एंड सॉइल, एक्शन ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन। तो आप बोल सकते हो मैनर इन विच कॉम्पैक्शन इज अटेन्ड, किस तरीके से कॉम्पैक्शन आया। एक्शन का मतलब जैसे नीडिंग, एक्शन का मतलब जैसे प्रेशर, नीडिंग का मतलब होता है गूंदना, जैसे आटा गूंदते हैं वो एक्शन जो होता है उसको नीडिंग एक्शन बोला जाता है। प्रेशर, वाइब्रेशन, इम्पैक्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे एक्शन होते हैं। तो जब मैं ये बोलूं कि आपने किस तरीके से कॉम्पैक्शन करी, ये जो तरीका होता है कॉम्पैक्शन का, इसमें किन किन चीजों का चेंज आ सकता है। इसमें चेंज आता है वेट ऑफ कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट का, इसमें चेंज आता है कितना टाइम ऑफ कॉम्पैक्ट है, कितना टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट के बीच में और सॉइल के बीच में, कितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट के बीच में और सॉइल के बीच में।
हमने किस एक्शन के थ्रू कॉम्पेक्शन किया, यानी किस मैनर में कॉम्पेक्शन किया। हमने नीडिंग एक्शन लगाया, हमने प्रेशर एक्शन लगाया, हमने वाइब्रेटरी एक्शन लगाया, या हमने इम्पैक्ट एक्शन लगाया। तो ये सारी चीजें मिलके कॉम्पेक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब कौन सी सॉइल के लिए कौन सा मेथड सूट करता है कॉम्पेक्शन का, वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, और इसके ऊपर तो एक डेफिनेट सवाल आता ही आता है। So which of the method is suitable for compaction for a particular type of soil can be referred separately. You will find a definite problem on this. एक डेफिनेट सवाल आएगी इसके ऊपर। अब क्योंकि एक डेफिनेट सवाल आती है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ इक्विपमेंट। तो टाइप ऑफ इक्विपमेंट, कौन सा कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट है, इसमें एक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये कॉम्पैक्शन करता है। ये है सॉइल टाइप सूटेबिलिटी, किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल होता है। तो सॉइल टाइप सूटेबिलिटी, तो सॉइल टाइप सूटेबिलिटी। और दूसरा दूसरा कहां पर इसको यूज करते हैं, वेयर इट इज बीइंग यूज। तो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, so nature of project. So I'll discuss all these points for different types of equipment which are available. The first of the equipment is roller. So first of the compacting equipment is roller. There are several types of roller available. बहुत तरह के रोलर होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, पहला है हमारा स्मूथ व्हील्ड रोलर। तो पहला है हमारा स्मूथ व्हील्ड रोलर। सो फर्स्ट इज अवर स्मूथ व्हील्ड रोलर। अब इसमें एक्शन क्या होता है कॉम्पैक्शन का, व्हाट द एक्शन ऑफ कॉम्पैक्शन इन स्मूथ व्हील्ड रोलर। In smooth wheeled roller, the action of compaction is pressure. So smooth wheeled roller carry out the compaction of soil by the application of pressure. It is suitable for which type of soil? You must have observed this roller in your individual communities. It is used for compaction of our pavement. तो आपकी जब रोड बनती है यही रोलर यूज हो रहा होता है, तो पेमेंट की कॉम्पेक्शन में यूज करते हैं इसे। तो किस टाइप के लिए सॉइल के लिए सूटेबल होता है, इट इज सूटेबल फॉर ग्रेवल, it is suitable for sand, it is suitable for crushed stones. So it is suitable for crushed stones. ये सूट करता है crushed stones के लिए। So it is suitable for crushed stones. अब कहाँ यूज करते हैं इसको हम, it is used for road construction. So for compaction of the soil in road construction we use which type of roller, smooth wheeled roller. हम यूज करते हैं smooth wheeled roller को। क्लियर है चीज, रिपीट करनी है इसमें से कुछ भी। So first type of roller available is smooth wheeled roller. The second of the roller available is termed as sheep foot roller. The second type of roller is sheep foot roller. तो जो दूसरे टाइप का रोलर है हमारे पास is termed as sheep foot roller. अब क्या है sheep foot roller, इसमें जो एक्शन है, here the action is kneading. तो ये kneading एक्शन से क्या करता है, कॉम्पैक्शन करता है। नीडिंग एक्शन बता दिया आपको, आटा गूंदना। तो वो एक्शन जिससे आप आटा गूंदते हो वो नीडिंग एक्शन होता है। इट इज सूटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, इट इज सूटेबल फॉर क्लेई सॉइल। ये सूट करता है क्लेई सॉइल के लिए। तो शीप फुट रोलर इज सूटेबल फॉर क्लेई सॉइल। कहाँ यूज करते हैं इसको, कोर ऑफ अर्दन डैम। सो इट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर ऑफ अर्दन डैम। सो कोर ऑफ अर्दन डैम, सो इट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर ऑफ अर्दन डैम। तो स्मूथ व्हील्ड रोलर यूज फॉर ग्रेवल, सैंड, क्रश स्टोन। शीप फुट रोलर कॉम्पैक्शन ऑफ क्लेई सॉइल। एक तीसरे तरह का रोलर भी हमारे पास, थर्ड टाइप ऑफ रोलर इज न्यूमेटिक टाइप रोलर। सो थर्ड टाइप ऑफ रोलर इज न्यूमेटिक टाइप रोलर। यहां पर एक्शन क्या होता है कॉम्पैक्शन का, हियर द एक्शन ऑफ कॉम्पैक्शन प्रेशर प्लस नीडिंग। तो प्रेशर प्लस नीडिंग बोथ। तो न्यूमेटिक टाइप रोलर कैरी आउट द कॉम्पैक्शन बाय बोथ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड नीडिंग। इसका मतलब ये सूटेबल है किसके लिए, हेंस इट इज सूटेबल फॉर व्हाट, ऑल टाइप ऑफ सॉइल। इट इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, सबके लिए सूट कर जाती है हमारी न्यूमेटिक टाइप ऑफ रोलर। तो उसको आप यूज कर सकते हो, पर कॉस्ट भी इसकी ज्यादा निकल के आएगी। कहाँ यूज करते हैं इसको, इट इज यूज फॉर व्हाट, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सब बेस, यूज फॉर सब बेस, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरफील्ड, used for construction of airfield.
तो इन सारी जगहों पे हम न्यूमेटिक टाइप रोलर को यूज करते हैं. So first of the equipment available with us to carry out the compaction is termed as roller. Roller 3 टाइप के होते हैं, स्मूथ व्हील्ड, शीप फुट एंड न्यूमेटिक टाइप रोलर. तो ये पहली कैटेगरी है इक्विपमेंट की जो कॉम्पैक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं. The second of the category of the equipment available for compaction is termed as rammer. So second of the category of equipment available for compaction is termed as rammer and the action of the rammer is impact. जो एक्शन है रैमर का वो है इम्पैक्ट. किसके लिए सूटेबल है? सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल. तो ये भी सूट करता है हर तरह की सॉइल के लिए. जनरली कहाँ यूज करते हैं? कन्फाइंड स्पेस में. जब जगह कम होती है उसको हम उस सॉइल को हम कॉम्पैक्ट करने के लिए रैमर यूज करते हैं. सो इट इज यूज फॉर कन्फाइंड एरियाज. सो इट इज यूज फॉर कन्फाइंड एरियाज जैसे ट्रेंच, जैसे बेसमेंट वॉल. तो ट्रेंच में आपको कॉम्पैक्शन करनी है, बेसमेंट वॉल की आपको कॉम्पैक्शन करनी है. देयर वी गो फॉर द हेल्प ऑफ द रैमर. रैमर में एक्शन क्या है कॉम्पैक्शन का? इम्पैक्ट. सूटेबल है कौन सी सॉइल के लिए? हर एक टाइप ऑफ सॉइल के लिए. तो सूटेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ सॉइल. एंड द लास्ट ऑफ द इक्विपमेंट अवेलेबल इज टर्म्ड एज वाइब्रेटर. इसमें एक्शन क्या है कॉम्पैक्शन का? सेम, वाइब्रेशन ओनली. तो यहां पर कॉम्पैक्शन की जाती है वाइब्रेशन की मदद से. So your compaction is done with the help of vibration. ये suitable होता है sand के लिए. It is suitable for sand. So it is suitable for sand. कहाँ पर यूज करते हैं? इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि आगे वीडियो में आपका छुप जाएगा ये. तो it is suitable for embankment of oil storage tank. Oil storage. So it is suitable for compaction of embankment of oil storage tank. कन्फाइंड जगह पे क्या लिख दिया है? कंबाइंड लिख दिया है. चलिए, क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे से कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? So method of compaction also controls the compaction of the soil. किस तरीके से हम compaction करते हैं ये भी soil की compaction को control करता है. इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं. Apart from this also there are several other methods. जैसे example vibroflotation. अब और भी नई नई टेक्निक डेवलप कर रखी है कॉम्पैक्शन की. वाइब्रोफ्लोटेशन. अब वाइब्रोफ्लोटेशन टेक्निक यूज करते हैं सैंड के कॉम्पैक्शन के लिए. होता क्या है वाइब्रोफ्लोटेशन में? नाम में लिखा हुआ है वाइब्रोफ्लोटेशन. वाइब्रेशन से ही हो रही है कॉम्पैक्शन, पर वाइब्रेशन के साथ साथ हम वाटर अंडर प्रेशर भी अप्लाई करते हैं. So vibroflotation is also a new technique developed for the compaction of soil. Which type of soil? Sand. What do we do here? We carry out the compaction with the help of vibrations only. पर vibration के साथ साथ यहाँ पे पानी अंडर प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है. कैसे? इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लो. So let us suppose this is our vibrator. ये वाइब्रेटर है. ये वाइब्रेटरी एक्शन से तो कॉम्पैक्ट करता ही करता है. तो ये वाइब्रेटरी एक्शन से तो कॉम्पैक्ट करता ही करता है, साथ में ये पानी को भी अप्लाई करता है अंडर प्रेशर. सो साइमल्टेनियसली इट अप्लाइज द वाटर अंडर प्रेशर. तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रोफ्लोटेशन. सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वाइब्रोफ्लोटेशन. तो ये सैंड की कॉम्पैक्शन के लिए यूज किया जाता है. तो ये वाइब्रेट भी करता है, साथ में पानी भी अप्लाई करता है साइमल्टेनियसली. तो इससे कॉम्पैक्टिवनेस बढ़ जाती है सॉइल की. सो यार कॉम्पैक्टिवनेस ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस. तो ये भी एक तरीका है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड. तो कहने का मतलब है तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं. मैंने मोस्टली आपको सारे मेथड्स बता दिए. मोस्टली ऑल द मेथड्स आई हैव डिस्कस्ड. सो दिस इज वाइब्रोफ्लोटेशन. सो वाइब्रोफ्लोटेशन. क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? अब एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? सो 3 तरीके मैंने बता दिए जो अफेक्ट करते हैं सॉइल की कॉम्पैक्शन को. पहला था हमारा वाटर कंटेंट, दूसरा था हमारा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, तीसरा था हमारा मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन. 3 मेथड्स अफेक्टिंग द कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल वी हैव कवर्ड. कोई भी स्टेप रिपीट करना हो उसमें से?
ठीक है, बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. सो रेस्ट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. चलिए, बाकी आपका बैच स्टार्ट हुआ है ESE 2021 के लिए 2 नवंबर से. दिस इज एक्सक्लूसिव प्लस बैच, एक्सक्लूसिवली प्लस बैच है. चलिए, थैंक यू एवरीवन. Rest we'll discuss tomorrow.